देखो लास्ट क्लास तक मैंने रदरफोर्ड के मॉडल से आपको कुछ मिलवाया था, है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल ने आपने क्या क्या सीखा। पहली चीज, रदरफोर्ड मॉडल ने आपको किसी एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी है ना। दूसरा, रदरफोर्ड ने आपसे क्या बोला, एटम न्यूट्रल भी है बोला था, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि जो आपका एटम था उसका जो न्यूक्लियस हुआ करता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमता है बोला था, इलेक्ट्रॉन घूमता है बोला था। सही बात है ना। तो तीन चार चीजें आपने रदरफोर्ड मॉडल से सीखी। लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था कि रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ। फेल इसलिए हुआ क्योंकि आपको मैंने मैक्सवेल की थ्योरी बताई थी कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था, जब भी इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है बोला था, न्यूक्लियस के अराउंड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो आप जानते हैं जब भी दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, या आप कह सकते हैं एक चार्ज बॉडी के अराउंड किसी दूसरे चार्ज बॉडी को आप घुमाओगे, तो एक चार्ज बॉडी क्या करती है, अपनी एनर्जी को क्या करती है, इमिट करती है रेडिएशंस की फॉर्म में। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है तो घूमेगा और घूमते घूमते क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, और इमिट करने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो इस कंडीशन में एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। मतलब रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, या कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। पहला ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां कूद गया था, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा एक ड्रॉबैक और था, है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम सुना होगा, ठीक है, हाँ, वो सीखेंगे, बोर मॉडल के अंदर सीखेंगे, है ना। तो ये आपका डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहला रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। दूसरा, ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। इतना करो आप, ड्रॉबैक कर लो पहले, आप ड्रॉबैक करवा दिए थे ना मैंने रदरफोर्ड के, स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। दूसरा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सकता। हाँ सर तो है ना, ये यजुर तो है। सर 12th पढ़ाएंगे, आप 10th पढ़ाओ। ये यजुर तो दिख रहा था, कोई करवा दो, इतना कर सकते हो ना, ठीक है। तो अगर रदरफोर्ड स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया तो हम एक नए मॉडल से आपको मिलवाने वाले हैं जिसका नाम था बोर एटॉमिक मॉडल। उस चीज में बोर एटॉमिक मॉडल्स में कुछ चीजें मैंने बता भी दी थी कि पहली चीज जो बोर एटॉमिक मॉडल्स होता है, वो कहां एप्लीकेबल होता है, बताओ। कल मैंने बोला था बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, कोई भी ले लो, चाहे एटम ले लो चाहे आयन ले लो, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, वही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। या आप कह सकते हैं दिस इज एप्लीकेबल कहां, इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, CIES। या सिंगल, आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को आप क्या बोल सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो एग्जांपल मैंने बोला था, हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। दूसरा, लिथियम पे अगर +2 चार्ज कर रहे हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर मान लो आपका 2 पॉजिटिव कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बचा कितना होगा, 1। ये भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मान लो बेरिलियम पे +3 चार्ज कर रहे हो
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचे कितने होंगे? एक ना। B3 पॉजिटिव भी क्या आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। इनके लिए क्या हो सकता है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल। कहां एप्लीकेबल है ये तो आपने कर लिया, ठीक है। और मैंने कुछ आपको पोस्टुलेट भी बतवाए थे। पोस्टुलेट क्या थे? पहला, बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे? सिंपल सा, एक पॉइंट तो सेम था सबका, जो थॉमसन ने बोला था वही रदरफोर्ड ने भी बोला था, और बोर ने भी आपको एक पोस्टुलेट आपको दिया। क्या दिया? पोस्टुलेट क्या था बताओ? पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। पहला था एटम इज क्या था? न्यूट्रल। एटम क्या होगा? एटम इज न्यूट्रल। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बोला था? दूसरा इलेक्ट्रॉन, देखो रदरफोर्ड ने तो बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा। कहां घूमेगा वो रदरफोर्ड ने आपको नहीं बताया, लेकिन जो बोर था उसने आपको बताया। उसने बोला था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, लेकिन उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उस रेडियस को आप बदल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमेगा? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथ होगा, न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस विच नॉन एज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उन्हीं सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं बोलो? सर्कुलर पाथ। आर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑर्बिट या सेल, ठीक है। कर लिया था ये वाला। तीसरा क्या था? अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को अगर आपको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। दो अपोजिट चार्जों के बीच जो अट्रैक्शन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करवाया जाएगा, मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको मैंने कल लिखवाया था, KQ1Q2/r²। एक तो आपने ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया था r², समझ सकते हो? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Q1 होता है न्यूक्लियस पे चार्ज, Q2 होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और K होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। R क्या होती है आपके पास? डिस्टेंस मान सकते हो दो चार्जों के बीच की, ठीक है। तो अगर मैं Q1 न्यूक्लियस के चार्ज को बोलूं तो Q1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? Q1 का मतलब, अगर आपको Q1 का मतलब न्यूक्लियस चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए प्रोटॉन के वैल्यू को, मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उसकी नंबर को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना। तो अगर Q1 निकालना है तो दिस इज Z मतलब प्रोटॉन की नंबर इन न्यूक्लियस इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? Z इनटू E। अगर Q की वैल्यू यहां पर मैं क्या लिख दूं? ZE। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स, Q2 का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो Q2 की जगह मैं E लिख सकता हूं, और Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ZE। अगर मैं यहां पर Q1 को रिप्लेस करूं किससे? ZE से, और Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर निकालूं तो K क्या हो जाएगा? ZE²। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? KZE²। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने Q1 की जगह क्या रख सकते हैं हम? Z इंटू E, प्रोटॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वो E। तो E इंटू E², बाकी क्या बचा? Z। तो आपका क्या बनेगा पूरा फॉर्मूला? KZE²/r²। K क्या होता है मैंने आपको समझाया था, K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। समझ रहे हो? K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। तो अगर इसी वैल्यू को
आप यहां पर रख दोगे तो क्या बनेगा, आपका नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। इसको कर सकते हो ना। दूसरी चीज इतना कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नई चीज से मैंने आपको मिलवाया, एक तो आपने ये फॉर्मूला लिखना सीखा था, दूसरा क्या था फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमेगा बोला था अगला पोस्टुलेट जहां पर एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, MBR का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होना चाहिए, NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में, है ना। तो n की वैल्यू यहां पर 0 कभी नहीं हो सकती। n का मतलब होता है सेल की नंबर, तो n आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 डैश 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 इनफाइनाइट हो सकती है। न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर में ऑर्बिट होते हैं, मान के चलो। आपने 4 ही सीखे होंगे ना, K, L, M और N, लेकिन जरूरी नहीं 4 ही है। आप न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं आपके पास, ऑर्बिट होते हैं, सेल होते हैं। तो ये रिलेशन सीख लिया था। तो अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। सेकंड सेल की बात करूं तो n की वैल्यू 2, थर्ड सेल की बात 3 और n की वैल्यू 4 रख दूं तो फोर्थ सेल की बात। तो यहां पर आप n की वैल्यू 1 2 3 रखते रहो, आपका सेल की नंबर निकलते रहेगी और आपका एंगुलर मोमेंटम भी निकलते रहे। h की वैल्यू रख दो पाई और 2, जब ये h की वैल्यू रखोगे फ्लाइंग कांस्टेंट वैल्यू, ये होती है आपकी कितनी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये रख दोगे वैल्यू तो आपका ये निकल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा फिर, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल इंटीग्रल में होगा। मल्टीपल मतलब एक का मल्टीपल 2 हो गया, फिर 3 4 ऐसे। ये नहीं कि आधे, कभी ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर सेल की नंबर आधा होगी, कहीं पर आधी सेल देखी क्या मैं, ये मल्टीपल क्या है, इंटीग्रल है। 1 2 3 4, अभी भी सेल की नंबर 0 नहीं हो सकती। दूसरा, सेल की नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, मल्टीपल में होगी, 1 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये समझ गए थे। चलो एक और पोस्टुलेट लिखो, ये तो कल तक था, यहां तक पहुंचे थे ना। लिखो अगला पोस्टुलेट लिखो, इलेक्ट्रॉन नाइदर बी लूजेस। अगला पोस्टुलेट लिखो, इलेक्ट्रॉन नाइदर बी लूजेस and nor be accept। लिखो इलेक्ट्रॉन neither be loses nor be accept या absorb, nor be absorb energy, in revolving on stationary orbit। देखो स्टेशनरी वर्ड का मतलब होता है हर ऑर्बिट के ना बेटा के, जैसे मान लो सेल को ही आप स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हो, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब उस ऑर्बिट की एनर्जी स्टेशनरी फिक्स रहती है। के जो ऑर्बिट है, मतलब सेल को ही आप ऑर्बिट भी बोलते हो और ऑर्बिट को ही आप क्या भी बोल सकते हो, स्टेशनरी ऑर्बिट। कुछ भी आपको आना चाहिए, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो, सेल बोलो, चाहे ऑर्बिट बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने खुद की सेल में घूमेगा, मतलब जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है, मान लो के सेल उसकी खुद की सेल होगी ना, तो उस टाइम वो एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही इमिट करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन एल सेल में घूम रहा है, तो उस टाइम भी क्या करेगा, ना ही एनर्जी इमिट करेगा ना ही लूज करेगा। एम सेल में घूम रहा है, ना ही इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अपनी खुद की सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ना ही एनर्जी इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, उसका मतलब यह है। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कब करेगा, देखो आप खुद सोचो। आप जैसे मान लो श्रेणी में चढ़ रहे हो, नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, खाना बहुत मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे ना, तभी तो आप अपनी हायर लेवल पे जा पाओगे। तो वही यहां पर भी होता है। तो खुद की सेल में तो इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम
ना ही एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, ना ही रिलीज करेगा। लेकिन अगर अपनी लोअर लेवल से अगर हायर लेवल में जाना है, मान लो यहां पर मैं लेवल बना रहा हूं, सपोज ये के सेल है, उसके ऊपर उसकी उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एल की, थोड़ा एम की, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, किस सेल की, इसकी। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है सेल का, समझ लो, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी। अगर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ना ही इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब, एल के अंदर घूम रहा है ना ही एब्जॉर्ब ना ही इमिट, एम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना ही एब्जॉर्ब ना ही इमिट, एन के अंदर घूम रहा है तब भी ना ही एब्जॉर्ब ना ही इमिट। लेकिन अगर लोअर सेल से अगर ऊपर जाएगा तो उस टाइम क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं भी जाएगा, मान लो यहां से इसमें गया, यहां से इसमें गया, कहीं भी ऊपर वाले में जा रहा है, तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि आप उसको एनर्जी कैसे दोगे, खाना खिला के थोड़ी दोगे। एनर्जी इमिट भी आपका रेडिएशन की फॉर्म में करता है इलेक्ट्रॉन, और एब्जॉर्ब भी रेडिएशन की फॉर्म में। तो क्या करेगा, नीचे से अगर लोअर लेवल से हायर में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर हायर से लोअर आना है तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी करेगा ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, एनर्जी रिलीज। देखो फिर कितनी एनर्जी रिलीज करता है और कितनी एब्जॉर्ब करता है, मैं बता रहा हूं। अगर आपसे कोई बोलता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, चलो पहले एब्जॉर्ब हो रही है उसको देखते हैं, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की अगर चेक करना है तो मान लो एब्जॉर्ब एनर्जी चेक करनी है, कितना लोअर से हायर जाने में एब्जॉर्ब की। क्या करेंगे, हायर लेवल जहां जा रहा है, मतलब मैं लिखूंगा हायर सेल की जो एनर्जी होगी, ई हायर सेल माइनस ई एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी ऑफ लोअर सेल। तो अगर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की अगर चेक करना है तो हायर सेल की वैल्यू में से, ठीक है, क्या करोगे, लोअर सेल की क्या कर दोगे, एनर्जी को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मान लो अगर आपसे बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, के से एल में जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एल सेल की जितनी एनर्जी उसमें से के सेल की एनर्जी को माइनस करोगे, पता चल जाएगा कि कितनी के सेल से एल सेल में इलेक्ट्रॉन जाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, समझ रहे हो। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन के सेल से एम में जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो क्या करोगे, तो हायर सेल इज एम, उसमें से क्या करोगे, लोअर सेल जहां से जा रहा है उसकी एनर्जी क्या कर दोगे, माइनस। तो ये होगा आपका एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एब्जॉर्ब एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, देखो हायर सेल की एनर्जी आप जानते हैं ज्यादा होगी, मान लो जूल में लिखते हैं एनर्जी को, अभी हम जूल से ही रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, तो हायर सेल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, लोअर की क्या होती है, कम। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब एनर्जी दी जा रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी दे रहे हैं, इसके पास कुछ पहले ऐसे कुछ एनर्जी होगी, तो बाहर से भी कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव। तो एब्जॉर्ब एनर्जी को हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, और जो रिलीज वाली एनर्जी होती है उसको नेगेटिव में। क्यों, सिंपल सी बात है, एब्जॉर्ब एनर्जी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ हायर सेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर सेल। तो हायर सेल की एनर्जी आप जानते हैं ज्यादा होगी, ए के कंपेयर में एल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा अगर एनर्जी है तो उसमें से लोअर सेल की एनर्जी माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन साइन किसका आता है, प्लस का। लेकिन अगर रिलीज वाली एनर्जी करनी है तो इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने हायर से लोअर में आने के लिए, तो रिलीज एनर्जी कैसे निकलेगी, रिलीज एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा ई लोअर माइनस ई हायर हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए। ये क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव आंसर आएगा, एनर्जी निकल रही है मतलब नेगेटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि लोअर सेल की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू हायर, तो मतलब ये ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होगी, सपोज मान लो 10 जूल है, तो इसके कंपेयर में क्या होगा, हायर वाले की इससे ज्यादा होगी। मान लो इसकी 11 जूल आ रही है हायर सेल की एनर्जी, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 जूल, लेकिन साइन किसका आएगा, तो माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो हायर एनर्जी क्या है, माइनस साइन में, तो ये आएगा आपका माइनस। और एब्जॉर्ब एनर्जी को हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला लिख लो, आप लिखो एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो इक्वल टू ई हायर सेल माइनस ई लोअर सेल, और रिलीज एनर्जी कितनी होगी, ई लोअर सेल माइनस ई हायर सेल। समझ सकते हैं इसको, चलो
इसको करो, फिर हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो आपका बोर मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही चीज काम का है। ये चीज तो आती है आपको, आज तक कैसे आती थी आपको वो मुझे पता है, सिर्फ आपको इतना पता था कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितनी एब्जॉर्ब करता है आई डोंट नो, नहीं पता होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर, मतलब हायर लेवल से लोअर में आने पर क्या करता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इमिट करता है। कितनी इमिट करता है वो कैलकुलेट करना नहीं आता था, आज से कर लेना, कितनी एब्जॉर्ब होगी और कितनी रिलीज होगी, इन फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हो। समझ। चलो अब मेन हेडिंग डालो, जो आपका बोर्स मॉडल में आपको सीखना है। हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना सीखेंगे बोर मॉडल से, है ना, और ऑर्बिट की रेडियस निकालना सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब, n का मतलब सेल की नंबर, किसी भी ऑर्बिट की आप रेडियस निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की, n की वैल्यू रखते रहो, आपको रेडियस निकलते जाएगी। देखो nth ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकलती है मैं आपको समझाता हूं, वही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक तो आप जो चीज अभी तक मैंने बोली ना, उसमें आप एक तो याद रखना, MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π, वो तो बोर मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π, वही तो बताया उसने मेन। इलेक्ट्रॉन, बोर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी घूम सकता है बोला था, लेकिन बोर ने बोला नहीं, कहीं नहीं घूमेगा, वहां पर जहां पर MBR की वैल्यू NH अपॉन 2π के इक्वल होगी वहीं पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा बोला था, समझ रहे हो। चलो तो हम यहां पर nth ऑर्बिट की रेडियस निकालना सीखेंगे, तो मैं भी हेडिंग डाल दे रहा हूं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। हम ऑर्बिट की यहां पर रेडियस निकालना सीखेंगे। तो आपके पास दो फॉर्मूले थे, उन्हीं दो फॉर्मूलों से मैं nth ऑर्बिट की रेडियस निकालना सीखूंगा। एक तो आपके पास फॉर्मूला था MBR इक्वल टू क्या था, NH अपॉन 2π, एक तो फॉर्मूला था आपके पास ये, समझ रहे हो। दूसरा क्या था आपके पास, MB स्क्वायर अपॉन R, ये भी था एक फॉर्मूला, MB स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन क्या था, R स्क्वायर। दो फॉर्मूले आपके पास थे जो मैंने अभी लिखवाए थे। इन्हीं दो फॉर्मूलों से आप क्या निकालेंगे, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे। रेडियस का मतलब R निकालेंगे आप, ठीक है। अगर आपको R चाहिए तो देखो V की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं दो इक्वेशन ले रहा हूं, एक है सिंगल ये वाली और दूसरी इक्वेशन ले रहा हूं ये, इन दो इक्वेशनों से लूंगा। तो मैं सबसे पहले सेकंड इक्वेशन से V की वैल्यू जनरेट कर रहा हूं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, इससे आप V की, देखो R निकालना है ना आपको, अगर R निकालना है तो क्या चाहिए आपको, इस फॉर्मूले में V की वैल्यू रख दो, सेकंड फॉर्मूले से आप V की वैल्यू जनरेट करो। तो यहां से मैं V की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, V इक्वल टू क्या बनेगा, NH अपॉन 2π, ये MR कहां चले जाएगा, इस फॉर्मूले से क्या निकाल देना, V की वैल्यू निकाल सकते हो आप। बस इसी V की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, जो V की वैल्यू निकल रही है इसमें रख दो, तो क्या बनेगा, उस साइड लिख रहा हूं मैं। देखो V की वैल्यू अगर मैं रखूं, इस V की वैल्यू को यहां पर रख दो, तो क्या बनेगा, देखो M बनेगा, M तो था ही, V का क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर, मतलब NH अपॉन 2π MR, इसका क्या करूंगा, स्क्वायर, बाकी आपका R है ही, इक्वल टू क्या है, KZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, R स्क्वायर। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो देखो फिर अगर इस वैल्यू के स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, ध्यान से समझो, M तो बाहर ही है, क्योंकि M का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है किसका, V का ना, तो V की वैल्यू के ही सबके स्क्वायर करूंगा, और यहां पर वो आएगा, कर लोगे ना, V का ही स्क्वायर करना है, इस वैल्यू को यहां रख के इसका स्क्वायर, बाकी को सेम रख देना है। अब देखो अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, ये देखो तो बनेगा क्या, देखो M तो खुद ही रहे, M का M रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, N स्क्वायर और H स्क्वायर बनेगा, N स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, उसके अपॉन क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर हो जाएगा, M स्क्वायर और R स्क्वायर।
स्क्वायर इनके भी करने होंगे और नीचे वालों के भी, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका, तो नीचे क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आपके पास, ये तो है ही के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, nth ऑर्बिट की रेडियस ना, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, आर ऑलरेडी पहले यहां भी है एक, अगर आर यहां पर है तो ये वाला आर तो बचा ही है ना, यहां पर लिख देना इसको, यहां पर आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर तो ऊपर लिखेंगे, इसके अपॉन क्या आएगा, ये वाला आर जो दिख रहा है वाला आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। एम बी स्क्वायर अपॉन एन आर के जेड स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आर तो यहीं पर रहेगा, इसके अपॉन ये है ना, इसके अपॉन नहीं आएगा, यहां पर आएगा ये, ठीक है। यहां पर कर सकते हो, कैसे आएगा, ये यहीं पर था और इसमें भी क्या आएगा यहीं पर, ठीक। तो देखो इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को काट सकते हो आप, ठीक है, आर से आर स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या आपका, एम से भी कटेगा, देखो एक एम था, यहां पर एम स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, एक एम से एक एम उड़ा दो, इसका एम बचेगा, यहां पर आर बचेगा, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ाया और एक एम से एक एम उड़ाया, तो बचा क्या, इसको इरेज कर दूं, उसको उससे आगे मैं जनरेट करूंगा, पहले यहां तक करो आप, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना, मतलब दो इक्वेशन रखनी है, एक और दो, दूसरी इक्वेशन से आपको v की वैल्यू उठाकर पहले में रखनी है, v की वैल्यू उठाकर पहले में रखनी है, लाइन डालने से कंफ्यूज ना हो, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, ये आर मतलब ये इतना है, इतना पार्ट ये अलग और ये अलग, पहला ये करो, फिर ये उसके बाद ये, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हुए क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर करते हुए क्या कर दिया, इतना पार्ट निकाला ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ये बस इतना कर लोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, बचा क्या, इस साइड बड़ा के जेड स्क्वायर, यहाँ के जेड स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बच रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है, एक आर बच रहा है, 4 पाई स्क्वायर बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ एक एम बच रहा है, सॉरी एम से एक एम कटेगा ना, एक एम भी बचेगा, इसके बाद मैं यहाँ पर और लिखूंगा, इतना कर लिया, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मेन टाइम में लाइट जाना था तो थोड़ी, मतलब ये जो इक्वेशन है इससे मैं नहीं बनवाऊंगा जो काम की है, देखो जो जो चीज बच रही है लिख दूंगा, एम देखो एन स्क्वायर बच रहा है वहां पर, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन आर 4 पाई स्क्वायर, आर 4 पाई स्क्वायर एम इक्वल टू, वहां क्या बच रहा है, ये सब लिख दिया, ये कट गया, ये बच रहा है के जेड स्क्वायर, इतना ही तो बच रहा है, हाँ या ना, तो बस फिर हमें निकालना क्या, आर ही तो निकालना है, ये निकालना रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी, तो ये निकालनी है, तो इसके अपॉन 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो कुल मिला के क्या बनेगा, देखो ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई होगी तो आपका ये बनेगा आर 4 पाई स्क्वायर एम इक्वल
आपका के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इतना ही तो आएगा। ये यहां होगा, ये यहां, तो अब आर चाहिए आपको, ये आर चाहिए। अगर आर चाहिए तो इस पूरी वैल्यू के अपॉन में इतनी वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो आर चाहिए तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, समझ रहे हो। ये आपकी रेडियस होगी, ये फॉर्मूला है रेडियस का। लेकिन हम इससे नंबर की फॉर्म में निकालते हैं कैलकुलेशन। देखो एच क्या प्लान कांस्टेंट है, देखो आर की वैल्यू इतनी कैसे आई पता चल गया, तुम्हें भी आ गया, रटना नहीं है। देखो आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आया। तो देखो जानते हैं के भी कांस्टेंट होगा, ध्यान से बनना, बोल क्या रहा हूं। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या होता है, कांस्टेंट ही तो हुआ, फिक्स ही तो होता है। 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, लेकिन एन कांस्टेंट नहीं। एन का मतलब होता है सेल की नंबर, ये बदलती रहेगी, 1 हो सकती, 2 हो सकती। दिस इज नॉट कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट नहीं है, जेड भी कांस्टेंट नहीं है, प्रोटॉन की नंबर। जेड का मतलब प्रोटॉन की नंबर, या आप एटॉमिक नंबर मान सकते हैं। तो हर एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग। एन भी क्या होगी, सेल की नंबर भी कुछ अलग अलग। मतलब सभी वैल्यू को छोड़कर, एन स्क्वायर और जेड को छोड़कर सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। एम भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कांस्टेंट वैल्यू को रखकर, कांस्टेंट वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एच की वैल्यू रखकर, है ना, इस वैल्यू को रखकर, ई की वैल्यू रखकर, है ना, के की वैल्यू रखकर, एम की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करने चलूं, तो जो रेडियस आती है आपकी वो आती है पॉइंट, मतलब इसकी वैल्यू रख दो, कांस्टेंट है ना, कितनी होती है वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका ई की वैल्यू रख दो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब उसका स्क्वायर, के की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू रख दो। तो उसको कैलकुलेट करने से क्या मिला आपको, मिली 0.529, 0.529 है ना, इनटू ऊपर बच रहा है एन स्क्वायर अपॉन नीचे बच रहा है आपका जेड। ये आपका इलेक्ट्रॉन की रेडियस आई। देखो z और n तो कांस्टेंट नहीं था, सबकी वैल्यू रख दी, तो आपका 0.529 इंटू ये और ये बच रहा था, कितने में आई, एंगस्ट्रॉम। ये है एक्चुअल में nth ऑर्बिट की रेडियस। रेडियस निकालना है तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम करो, आपका आंसर निकला है, समझ रहे हो। तो करो फिर, इसके बाद आप ये करो, फिर आपका ये आपका रेडियस निकल गई। nth ऑर्बिट की रेडियस यही है, और nth ऑर्बिट की रेडियस को हम बोर रेडियस भी बोलते हैं। आपको ना डेरिवेशन पेपर में नहीं आता, डिराइव करो करके, ये आपको आना चाहिए। कोई लोग भूल जाते ना ये फॉर्मूला कैसे आया करके, भूलने के लिए ये मैंने दवा बताई कि कैसे एक्चुअल में ये आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना कि अगर nth ऑर्बिट की रेडियस करनी है तो आपका होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपका nth ऑर्बिट की रेडियस। करो, एम है ना, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स ही तो होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, इनको बदल थोड़ी सकते हो, जितना होता है हर जगह उतना ही तो रहेगा। कांस्टेंट का मतलब बदल नहीं सकते उसको, फिक्स तो होता है, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स, ठीक है। कितना है फिर, nth ऑर्बिट की रेडियस कर लोगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। कल ही तो लिखवाया था इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, उतना ही तो होता है, अलग थोड़ी लिखवा दूंगा, ठीक है बेटा, पढ़ने में होशियार हो तुम लोग। nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल दी है, nth ऑर्बिट की रेडियस, यही तो बोल रहा हूं, कॉपी में कर लिया कह रहा हूं, फिर नई चीज करते हैं। लाइट भी धोखा देगी, दिख तो जाएगा एडिटिंग में, वैसे बंद तो नहीं कर गया कहीं।
अब नई हेडिंग डालना इसके बाद, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इससे रिलेटेड ना इनमें से किसी भी फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। रेडियस निकालनी है तो कभी कभी आपको n दे देगा, n का मतलब नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल की निकालनी तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड सेल की रेडियस निकालनी तो 2 की 2 रखेंगे। एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा। अगर हाइड्रोजन के लिए निकालनी है ना अगर रेडियस फर्स्ट सेल की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यहाँ पर 1 रखोगे, ठीक है। और फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो फर्स्ट सेल मतलब 1, तो 1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो गया, कितना आएगा, इतना इंटू 1 की स्क्वायर 1, ये भी आपका 1 है, तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, ठीक है। मान लो हाइड्रोजन की सेकंड सेल के लिए निकालनी है, तो जेड तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा। सेकंड सेल हो हाइड्रोजन की या कोई भी सेल हो, एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का एक ही रहेगा ना, यहाँ पर 1, लेकिन सेकंड सेल के लिए निकालने तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा 4, तो 4 इंटू ये करेंगे तो हाइड्रोजन की सेकंड सेल के लिए रेडियस निकल आएगी। थर्ड सेल के लिए निकालनी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1, थर्ड सेल मतलब n की वैल्यू 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई ये थर्ड सेल की आपकी रेडियस निकल आएगी। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ना, हाइड्रोजन के लिए ही इसलिए किया क्योंकि बोर्स मॉडल आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए रेडियस निकालना सिखाए। स्टार्टिंग में ही बोला था बोर्स मॉडल में जो जो चीज मैं बोलूंगा वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही होगा। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो 1 रख देना, कॉमन मान के चलो, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करो। फॉर हाइड्रोजन के लिए तो n स्क्वायर इंटू इतना ही होगा, समझ लो, इसका 1 ही तो होगा, 1 होगा तो 1 ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देना हाइड्रोजन के लिए फॉर, समझ लो, कर लिया। कोई डाउट तुम्हें नहीं है? जुकाम हो गया क्या? बड़ी मेहनत करते हो तुम लोग भी यार, स्कूल फिर स्कूल से कोचिंग, वो भी पैदल, और दवाई नहीं लोगे आप, ख्वांग ख्वांग करते रहोगे। चलो, ये तो थी nth ऑर्बिट की रेडियस फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब हेडिंग डालो, अब हम निकालना सीख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड। क्या हर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम होती होगी? तो उसको भी निकालना सीखेंगे कि वो आप पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। स्पीड का मतलब वेलोसिटी, हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना सीखेंगे इन पर्टिकुलर ऑर्बिट या पर्टिकुलर सेल। अगर मैं आपसे बोलूं कि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, फोर्थ सेल में कितनी होगी, है ना, फर्स्ट सेल में कितनी होगी, तो उसके लिए भी हम डिराइव करेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। अब हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको भी आप इन्हीं 2 फॉर्मूलों से निकालोगे, कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूले आपके लेने। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्कूल में किया था ये, पता था आपको स्पीड कैसे निकलती है? खाली एनसीईआरटी का वो एमबी, कौन सा फॉर्मूला लिखा है मुझे पता है, एमबीआर इक्वल टू NH/2π करवाया होगा, बस उसके आगे कोई ये फॉर्मूले जनरेट नहीं किए होंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं इन फ्यूचर, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या एटलीस्ट अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, तो यहाँ तो चिल्लर से जैसे पढ़ाया वैसे ही उसी वैल्यू के क्वेश्चन भी देते हैं एग्जाम में, जैसा पढ़ाएंगे वैसा, है ना। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेवल को देखोगे तो ये चीजें आपको काम आएंगी, आगे कुछ करना चाहते हो तो, नहीं तो वही एमबीआर इक्वल टू NH/2π ही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो, हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब वी कैलकुलेट करेंगे,
इससे पहले हमने आर कैलकुलेट किया था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हम वी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी उसी से निकालेंगे। एक फॉर्मूला था आपके पास mb स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या था आपके पास, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, रेडियस के लिए जैसे निकाले। दूसरा था आपके पास एम बी आर मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, बस देखो पिछले केस में हमने रेडियस निकाली थी, तो मतलब सेकंड वाले इक्वेशन से हमने क्या निकाल के रखा था फर्स्ट में। अगर हमें फर्स्ट में क्या थी जो पहला कंसेप्ट था, पहला हमने क्या निकाली थी nth ऑर्बिट में रेडियस, तो सेकंड इक्वेशन से हमने क्या निकाल के रखा था फर्स्ट में, v। अगर आपको अब v चाहिए, अब यहां से रेडियस निकाल के वहां रखो। पहले कंसेप्ट में रेडियस निकालनी थी, तो सेकंड इक्वेशन से हमने v की वैल्यू निकालकर पहले में रखी थी। अब आपको चाहिए वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, तो वेलोसिटी अगर चाहिए तो क्या रखोगे यहां से वहां, वेरी गुड, आर रखोगे। तो अगर मैं आर निकालने चलो सेकंड से, तो आर क्या निकलेगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, ये निकालिए, एम बी नीचे चले जाए। ये जो आर की वैल्यू निकली है उसको आप उठा के पहली इक्वेशन में रख दो। रखना अगर आ गया तो फिर कैलकुलेट भी कर सकते। तो अगर मैं आर की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख सकता हूं, तो क्या करूंगा, करो इसको यहां रखो ना पहले, जहां पर आर है। या आप ऐसे ही कर देना, पहले में ऐसा कर सकते हैं आप, इसके आर से पहले ही इसको उड़ा दो, मतलब आपका इतना बचा दो पहले ही, तब अब आसान होगा आपको। दो जगह आर को ना रखने की जगह एक जगह रख देना। वैसे भी ठीक है, वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट कर लो आप। वैसे तो क्या एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां से आर की वैल्यू रख रहे हो यहाँ, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह रखनी पड़ेगी, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। उससे अच्छा क्या करो कि यहाँ के आर से यहाँ के एक आर को काट दो, एक ही जगह आप आर रखो। ठीक है, क्या होगा आप कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां रखूं तो आपका क्या बनेगा, देखो एम बी स्क्वायर है ही, ठीक है, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू यहां आएगी तो क्या होगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम बी, 2 पाई एम बी। और ये जो अपॉन वाली चीज हो, ये वाली चीज है, ये यहां चले जाती है, तो बनेगा क्या, देखो एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, ये यहां जाएगा, क्या बनेगा 2 पाई एम बी अपॉन, ये अपॉन का एन एच रहेगा। इतना ही तो आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए अब, यहां पर कुछ कट रहा है तो काटो। चाहिए क्या आपको, वेलोसिटी, v चाहिए ना, v चाहिए तो v स्क्वायर से एक भी वहां का कट सकता है। देखो एक v से एक भी काटो, क्या बचेगा, एम बी इक्वल टू बचेगा, एम बी इक्वल टू बचेगा के जेड स्क्वायर 2 पाई एम बचेगा। हाँ हाँ, एम बी कटेगा ना। देखो इस एम से एक एम काट दो, बचेगा क्या, v बचेगा यहाँ ना। v इक्वल टू क्या बचेगा, v इक्वल टू के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन क्या आ जाएगा, एन एच। इतना ही तो आएगा वेलोसिटी, के जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कर दो। फिर यहां पर कुछ वैल्यू कांस्टेंट है, देखो प्लाइन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, इतना भी कांस्टेंट होगा ये। ठीक है, मास कांस्ट जेड क्या होगा,
जेड नहीं होगा कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, जेड तो बदलते रहेगा ना, एटॉमिक नंबर बदलेगा मतलब जेड बदलेगा। ई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट और एच कांस्टेंट, सही बोल रहा हूं। तो जब इनकी वैल्यू रखते हैं आप, तो आपकी एक वैल्यू आती है आपकी वेलोसिटी की, ये आपका आता है 2.188 इंटू 10⁶, ऊपर बच रहा है जेड, जेड बाई एन, और अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट तो आप जानते हैं, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। कर लोगे? हाँ है ना, थोड़ा जवाब दिया करो वहां से। डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट याद कर लेना। कैसे? अगर मैं nth ऑर्बिट की रेडियस बोलूं तो 0.529 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो यही लास्ट के फॉर्मूले आप याद रखना, लेकिन आपको ये भी पता होने चाहिए कि ये कैसे आया है ना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इनमें से भी पूछे जाते हैं जो वैल्यू ऊपर लिखी है। ठीक है, तो हमने आज सीखा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अब यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। जेड आपको, जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए अगर क्या निकाल, जेड की वैल्यू 1 रखोगे, और मान लो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, सॉरी वेलोसिटी निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या रख दोगे सेकंड सेल के लिए 2। ठीक है, समझ रहे हो। और मान लो थर्ड सेल के लिए एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालनी है थर्ड सेल के लिए, तो एन की वैल्यू क्या रख दोगे थर्ड, तो जेड की वैल्यू तो क्या रहेगी हमेशा 1 रहेगी फॉर हाइड्रोजन। तो ये दोनों फॉर्मूले आप डिराइव कर लोगे ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? घर जाके कुछ नहीं करना है, 2 फॉर्मूले लेने हैं, एक एमबीआर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और एक ये लेना है MB स्क्वायर अपॉन KZD स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बस MB स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू KZD स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लेना है, और दूसरा MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। 2 फॉर्मूलों से आप एक एक करके रेडियस और आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देना। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इतना कर सकते हो ना? ठीक है।